हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लोचन एकेडमी में। मैं नेहा भारद्वाज। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स के आज के क्विज सीरीज को। चलिए इस सीरीज के पहले प्रश्न को देखेंगे। तो 2020 और 30 के बीच वैश्विक ई कचरे में कितने फीसदी वृद्धि होने की बात कही गई है? ऑप्शन है 25%, 32%, 38% और 48%। तो सबसे पहले समझेंगे कि ई कचरे के अंतर्गत वो कौन कौन सा सामान आता है। तो सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनम और अन्य उच्च मूल्य की धातुएं होती है, जिन्हें ज्यादातर उपचार और पुनरुपयोग यानी कि उसको रिसाइकलिंग के लिए एकत्र करने के बजाय क्या किया जाता है, डंप कर दिया जाता है या जला दिया जाता है। ई कचरा स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए काफी हानिकारक होता है। इसमें मरकरी जैसे जहरीले और खतरनाक पदार्थ होते हैं जो मानव मस्तिष्क प्रणाली को नुकसान पहुंचाते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय ने अपनी एक रिपोर्ट में वर्ष 2020 और 30 के बीच वैश्विक ई कचरे में 38% की वृद्धि होने की बात कही है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 38%। और ई कचरा नीति में भारत भी शामिल है। कुल 78 देशों ने ई कचरा नीति में अपना भागीदारी दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ई कचरे में कितने परसेंट वृद्धि की गई है? तो 38% की वृद्धि की बात कही गई है। अगले प्रश्न को समझेंगे। धर्म चक्र दिवस का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद के द्वारा कब किया गया? ऑप्शन है 5 जून, 4 जुलाई, 15 अगस्त, 15 अगस्त और 18 सितंबर। तो यह दिवस उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट वर्तमान समय के सारनाथ में ऋषिपत्तनम स्थित हिरन उद्यान में महात्मा बुद्ध द्वारा अपने प्रथम 5 तपस्वी शिष्यों को दिए गए प्रथम उपदेश को ध्यान में रखकर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद जो है वो IBC 4 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा के दिन धर्म चक्र दिवस का आयोजन किया गया। यह दिन बौद्धों को और हिंदू जो है दोनों ही के द्वारा अपने अपने गुरु के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में धर्म चक्र दिवस का उद्घाटन किया। तो कब हुआ था ये? 4 जुलाई इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मार्स कलर कैमरा ने हाल ही में मंगल ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा की इमेज साझा की है। इस चंद्रमा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं डायोनी, डाइमस, यूरोपा और फोबोस। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को कहते हैं, पता है हमें, कि मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है MOM में लगे मार्स कलर कैमरा ने मंगल के सबसे बड़े चंद्रमा फोबोस की तस्वीर खींची है। यह तस्वीर 1 जुलाई को ली गई थी जब मंगलयान मंगल से लगभग 7,200 किलोमीटर और फोबोस से लगभग 4,200 किलोमीटर दूरी पर था। भारत में 24 सितंबर 2014 को मार्स ऑर्बिटर मिशन को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लाल ग्रह, जिसको मंगल बोलते हैं, की कक्षा में स्थापित कर दिया था, जिसकी उपलब्धि प्रथम प्रयास में हासिल हुई है। तो इसका आंसर क्या हो गया? फोबोस। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हाल ही में चर्चा में है, ब्लैक नेशनल एंथम। ये किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है एमिली डिकिसन, अब्राहम लिंकन, जेम्स वेल्डन जॉनसन और HP लवक्राफ्ट। तो अमेरिकी लिफ्ट एवरी वॉइस एंड सिंग को ब्लैक नेशनल एंथम के रूप में जाना जाता है। इसे 1900 में अफ्रीकी अमेरिकी कवि जो राइटर हैं जेम्स वेल्डन जॉनसन द्वारा लिखा गया था। तो हमारा आंसर क्या हो गया? जेम्स वेल्डन जॉनसन। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में प्रणालीगत नस्लवाद के विरोध में देश के नेशनल फुटबॉल लीग ने अमेरिका के राष्ट्रगान द स्टार स्पेंगल्ड बैनर से पहले ब्लैक नेशनल एंथम बजाने की योजना बनाई, जिसके कारण यह काफी चर्चा में है। तो ब्लैक नेशनल एंथम किसके द्वारा लिखा गया है? जेम्स वेल्डन जॉनसन के द्वारा। अगले प्रश्न को देखेंगे। गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ डॉलर की सहायता राशि मंजूर की गई है? तो विश्व बैंक ने सरकार के गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए अपने सहयोग का विस्तार किया है। तो विश्व बैंक ने क्या कहा है कि गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए 40 करोड़ डॉलर या करीब 3,000 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की गई है। इससे गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। विश्व बैंक ने कहा है कि इस सहायता से नदी बेसिन के प्रबंधन को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। इसके तहत सरकार के नमामि गंगे कार्यक्रम को समर्थन दिया जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? 40
करोड़ डॉलर। अगला प्रश्न है, सहकारिता अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 में कब मनाया गया? ऑप्शंस हैं 10 जुलाई, 8 अगस्त, 6 सितंबर और 4 जुलाई। तो 1992 यानी 1992 को संकल्प 47/90 को अपनाते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के द्वारा इसे जुलाई के पहले शनिवार के रूप में घोषित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है ये सरकारी समितियों का वार्षिक रूप से मनाए जाने वाला उत्सव है। 2020 की थीम क्या थी? कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। यह थीम ग्लोबल वार्मिंग के प्रतिकूल प्रभावों के लिए जागरूकता बढ़ाने और क्लाइमेट एक्शन के लिए निर्धारित सतत विकास लक्ष्य का समर्थन करने के लिए चुनी गई थी। तो इसका ऑप्शन क्या है? 4 जुलाई को 2020 में सहकारिता अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन कब तक रूस के राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं? ऑप्शंस है साल 2050, साल 2055, साल 2036 और साल 2038। तो व्लादिमीर पुतिन का जो जन्म हुआ है वो 7 अक्टूबर 1952 को यानी 1952 को हुआ है। पुतिन 7 मई 2012 से रूस के राष्ट्रपति हैं। इससे पहले वो साल 1919 यानी 1999 से 2000 और साल 2008 से 2012 तक रूस के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 67 वर्षीय पुतिन अगर 2036 तक रूस की सत्ता पद पर रहते हैं तो ये उस समय उनकी उम्र 83 साल की होगी। तो इसका आंसर क्या है? जो अनुमान लगाया गया है वो 2036 तक का अनुमान लगाया गया है कि वो राष्ट्रपति के पद पर बने रह सकते हैं। पुतिन साल 1999 से ही रूस की सत्ता में बने रहे हैं। स्टालिन के बाद पुतिन के नाम पर ही सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड दर्ज है। संविधान संशोधन कानून पर जनता की राय मांगी गई थी। इस वोटिंग में जनता ने संशोधन की मंजूरी दी। अगले प्रश्न को समझेंगे, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में PSD बैंक नार्ड ओपन टेनिस प्रतियोगिता जीत लिया है? तो ऑप्शंस हैं सोमदेव देववर्मन, महेश भूपति, सुमित नागल और रोहन बोपन्ना। तो भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने कोविड-19 महामारी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीत लिया है। इसी के साथ वह इस महामारी के बीच यानी कोविड-19 के बीच इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। सुमित नागल वर्तमान में 127 नंबर के साथ वह भारत के सर्वोच्च रैंक वाले एकल खिलाड़ी हैं। इस टूर्नामेंट में 60 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। उन्होंने जर्मनी के PSD बैंक नार्ड ओपन क्ले कोर्ट टूर्नामेंट के फाइनल में दूसरे वरीय मेजबान जो थे इसके अपोजिट खिलाड़ी डेनियल मसूर को 6-1, 6-3 से हरा दिया है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सुमित नागल। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिल्म जगत के किस प्रसिद्ध कोरियोग्राफर की मुंबई में हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई? ऑप्शंस है स्नेहा कपूर, सरोज खान, लीला सैमसन और गीता कपूर। तो इसका आंसर है सरोज खान। जन्म का नाम निर्मला नागपाल इनका नाम था और 22 नवंबर 1948 इनका जन्म हुआ था। हिंदी सिनेमा की एक प्रमुख भारतीय डांस कोरियोग्राफर थी ये। 13 साल की उम्र में सरोज खान ने 41 साल के शख्स से शादी की। ये इनके लाइफ का सबसे बड़ा ट्रेजेडी था, ठीक है, और दर्द भरी थी इनकी शादीशुदा लाइफ। तो जिसके जीवन में इतनी तकलीफें हों फिर भी वो अपने कार्य क्षेत्र में इतनी सजगता, दृढ़ता और चेहरे पर खुशी को बरकरार रखते हुए पूरा किया, उनको हमारी टीम की ओर से श्रद्धांजलि। उनका जन्म बॉम्बे राज्य वर्तमान राष्ट्र भारत में हुआ था। उन्हें भारत में कोरियोग्राफी की मां के रूप में जाना जाता है। 40 साल से अधिक के करियर के साथ उन्होंने 2000 से अधिक गीतों को कोरियोग्राफ किया। इस सीरीज के अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के वन्य जीव सलाहकार बोर्ड ने गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में सड़कों के विकास के लिए वन भूमि के हस्तांतरण के प्रस्तावों को मंजूरी दी है? ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो हाल ही में उत्तराखंड राज्य जो है वो वन्य जीव सलाहकार बोर्ड ने गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में सड़कों के विकास के लिए वन भूमि के हस्तांतरण के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ये मार्ग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे क्योंकि वे चीन सीमा के पास जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो है ITBP के कमियों की आवाजाही को आसान बना देगा। गंगोत्री नेशनल पार्क की स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी और यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भागीरथी नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है। तो इसका आंसर हो गया उत्तराखंड।
तो ये थे आज के करंट अफेयर्स सीरीज़ के क्वेश्चन आंसर्स। ये आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारे लोचन एकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिए गए हैं, जहां ज्वाइन करके इस क्वेश्चन आंसर्स जो क्विज़ हैं इसका PDF फाइल ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।